अब अगर हम बात करते हैं लेक स्ट्रैटिफिकेशन की, अगर हम बात करते हैं अब लेक स्ट्रैटिफिकेशन की, बेसिकली क्या होता है अगर आप टेम्परेट जोन्स की बात करते हैं, टेम्परेट जोन्स जहां पे टर्बुलेंस और करंट एकदम नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी टेम्परेट जोन में जहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पर आपका जो टर्बुलेंस या करंट एकदम नेग्लिजिबल होता है, तो उस केस में क्या होता है सॉरी, जब टर्बुलेंस या करंट नेग्लिजिबल होता है तो जिस फिनोमेना से आप बोलते हो कि प्रॉपर मिक्सिंग टेक प्लेस हो, अगर आप उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो वो जो कंट्रोल होता है फिनोमेना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ फिनोमेना नोन एज थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। वो कंट्रोल होता है बाय अ फिनोमेना नोन एज थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, पहली चीज। अब क्या होता है, आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आप ज्यादा करो या कम करो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अगर उसकी वैल्यू जो मैक्सिमम डेंसिटी की है वो चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी जब आप उसको वार्मर साइड में लेके जाओगे या फिर आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट में लेके जाओगे। तो जब आप वाटर को वार्मर साइड में लेके जाते हो, ठीक है, जब आपका वाटर हो गया वो वार्मर साइड में जाने लग जाता है, तो वो डिवाइड कर देता है उसको अपर लेयर में। अगर ये कोई लेक है तो उसको वो डिवाइड कर देता है एक लेयर में जिसको आप बोलते हो एपिलिमनियम, ठीक है। एपिलिमनियम लेयर होती है। ये लेयर की खास बात ये है कि ये जो लेयर होती है ये वार्मर होती है, ठीक है, ये गर्म होती है और इसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, फाइन, इस लेयर में। इसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद अगर आप बात करते हो, ये तो एक वार्मर लेयर हो गई। अब अगर वार्मर लेयर है तो कोल्डर लेयर या ठंडी लेयर भी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए, तो वो उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले जो अगर एपिलिमियम की बात करते हैं तो एपिलिमियम के बाद हमारे पास एक आता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या होता है, गर्म और ठंडे के बीच का टेम्परेचर होता है, पहली बात। और ये वो प्लेस है जहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो शार्पेस्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो होता है किस केस में, थर्मोक्लाइन के केस में, फाइन। तो मैंने बोला एपिलिमियम क्या होता है, यहाँ पे वार्म रीजन होता है, यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन हमको मिलता है, मिक्सिंग भी प्रॉपर होती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ हाइपोलिमियम की केस की बात करती हूँ, थर्मोक्लाइन के बाद का अगर मैं बात करती हूँ हाइपोलिमियम, तो इस केस में क्या होता है, ये केस इस केस में हाइपोलिमियम क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। इस केस में प्रॉपर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, फाइन। सबसे ज्यादा एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो एट द पॉइंट ऑफ मिक्सिंग ही किल होते हैं, मरे जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, फाइन। इसीलिए अगर आप बात करो जनरली ये जो प्रोसेस है, जब ये विंटर आती है या स्प्रिंग आती है तब ये प्रोसेस हैम्पर हो जाती है, फाइन। ये प्रोसेस जब होती है जब प्रॉपर अमाउंट में टर्बुलेंस नहीं होता है, ठीक है, करंट जनरेशन नहीं होता है, उस टाइम पर आपका एपिलिमियम, थर्मोक्लाइन और हाइपोलिमियम होता है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे जस्ट एक टेम्परेचर लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये वर्क करता है। पहला है हमारा एपिलिमियम, देन इज आर थर्मोक्लाइन और लास्ट है हमारा हाइपोलिमियम, ठीक है। इसको हाइपोलिमियम भी बोलते हैं कुछ लोग, कोई लोग हाइपोलिमिनियन भी बोलते हैं, लाइक एपिलिमियम भी बोलते हैं, एपिलिमिनियन भी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन वेरी होती है, आप चूज कर लीजिए आपको जो भी बोलना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, ये 3 फेसेस हो गए। जैसे मैंने अभी भी पहले आपको बोला था, पहले फेज में आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, ठीक है, ये वार्मर रीजन होता है। एपिलिमियम और हाइपोलिमियम को जो सेपरेट करता है उसको आप बोलते हो थर्मोक्लाइन। इस रीजन में शार्पेस्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाइपोलिमियम की, तो एज कंपेयर टू एपिलिमियम ठंडा होता है और यहाँ पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, फाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर है, जस्ट आपको पता रहना चाहिए लेक स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक गेट में नहीं आए, जो भी मैंने बोला वो जस्ट मैंने लिखा है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी एंड इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल यू नेवर नो कि कोई एक पॉइंट होता है जो हम छोड़ दें और उसी से गेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वी वोंट टेक रिस्क, फाइन। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इन टेम्परेट जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हीट
हीट ट्रांसफर होता है रिजर्वायर और लेक्स में, जो जहाँ पर कोई भी इन्फ्लुएंस टर्बुलेंस या करंट की नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है बाय अ फेनोमेना जिसको आप बोलते हो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्मल का आपको पता ही है, हीट ट्रांसफर, दैट इज थर्मल। थर्मल एनर्जी मतलब क्या, आप उसको इनडायरेक्टली थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, थर्मल तो आपने बोला हीट हो गया, ठीक है, आप किसी भी तरीके से हीट प्रोवाइड कर रहे हो। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर्स, ठीक है, बोलते हैं ना सॉइल इज स्ट्रैटिफाइड, तो अलग अलग लेयर्स, ठीक है, इट्स बाय अ फेनोमेना नोन एज थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। द फ्रेश वाटर रीचेज द मैक्सिमम डेंसिटी, कब रीच करता है, 4 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमको पता पहले से पता है, विद डेंसिटी डिक्लाइनिंग, या तो एज वाटर मूव्स टुवर्ड्स फ्रीजिंग पॉइंट और ग्रोस वार्मर, या तो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाए या तो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाए, दोनों केस में उसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो हैम्पर करेगी। दस ड्यूरिंग वार्म सीजन वाटर डिवाइड्स इनटू अपर लेयर्स ऑफ वार्म वाटर, जिसको आप बोलते हैं एपिलिमियम। इन दिस जोन वाटर इज वेल मिक्स्ड एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बस आपको पता रहनी चाहिए दोनों के डिफरेंस के केस में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ लोअर लेयर की, द लोअर लेयर इज कूल एंड अनमिक्स्ड and it is known as hypolimnium. In this zone there is a deficiency of oxygen. These two layers are separated by thermocline, या आप इसको मेटामिलियम भी बोलते हो, ठीक है। दिस इज अ रीजन ऑफ शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पे टेम्परेचर में शार्प चेंजेस आते हैं, स्लोप जो होता है शार्पली चेंज होता है, ठीक है, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप। इसके बाद दिस स्ट्रैटिफिकेशन इज इंटरप्टेड इन विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। ये स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, ये बेसिकली हम कब बोल रहे थे, वार्म लेयर्स की, वार्म सीजन की बात कर रहे थे, तब ये प्रोसेस हो रही थी। पर अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन की या स्प्रिंग सीजन की, तो ये जो प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है। विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन में कंप्लीट मिक्सिंग होती है, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन का वो इंटरप्ट हो जाता है। बट क्योंकि वार्मर सीजन में क्या होता है, ड्राई सीजन में अगर आप बात करते हो हॉट सीजन में, तो प्रॉपर अमाउंट में मिक्सिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए आपका एपिलिमियम, हाइपोलिमियम और थर्मोक्लाइन आपका मिलता है। फाइन, सो आई होप ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स में जो आपका टॉपिक था थर्मल लेक स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अलग अलग जोन्स की लेक्स में। अब अगर आप बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स की बात करते हो, तो उससे पहले आपको दो चीजें पता रहनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें जो अफेक्ट करती है सीवेज डिस्पोजल को। सो आई विल राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग सीवेज डिस्पोजल। अब क्या होता है, जब आप सीवेज को डिस्पोज करने के लिए क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये होता है कि जब आप सीवेज को डिस्पोज करते हो, तो बेसिकली अगर जो सिटी आपकी जहाँ पर आप रहते हो उसके पास में वो एक रिवर या सी के पास सिचुएटेड है, तो आप कोशिश करते हो कि आप डाइल्यूशन फिनोमेना से सीवेज का डिस्पोजल करो, एज कंपेयर टू कि आप क्या कर रहे हो, आप डंपिंग कर रहे हो। ताकि उससे क्या होता है, अगर आप डंपिंग करते हो सीवेज को, किसी भी लैंड फिलिंग करते हो, सैनिटरी लैंड फिलिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वो पोल्यूट हो जाता है। तो अगर आपका जो भी सिटी है वो रिवर या सी के पास सिचुएटेड होता है, तो वी प्रेफर डाइल्यूशन फिनोमेना। दूसरी बात ये कि जिस भी एरिया में आप डिस्पोजल करते हो, ठीक है, जब भी आप उसको रिवर्स में डिस्पोज करते हो, तो आपको ये याद रखना है कि जो सीवेज है एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल वो सेप्टिक नहीं होना चाहिए, सेप्टिक इन नेचर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज एसिडिक नेचर का नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। फाइन, तो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सीवेज डिस्पोजल के बारे में जो मैंने आपको कहा वो मैं लिख देती हूँ। व्हेन द सिटी इज सिचुएटेड near sea or river, dilution phenomena is used without polluting the underground water table. Without polluting the अंडरग्राउंड वाटर टेबल। फाइन, दूसरा मैंने क्या कहा, केयर शुड बी टेकन, आपको ध्यान देना है दैट एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल
that at the point of disposal sewage shouldn't be, सीवेज जो होता है सेप्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी एसिडिक नेचर का नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जब आप किसी भी लेक्स में या बेसिकली अगर आप बात करो रिवर्स में डिपॉजिट करते हो, तो आपको मैंने जैसे भी कहा कि अगर आप डिस्पोज करते हो तो पहले आपको देखना पड़ता है सीवेज का बीओडी चेक करना पड़ता है, उसका डाइल्यूशन फैक्टर चेक करना पड़ता है। अब क्या बात करती हूँ मैं बात करती हूँ बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स। बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स। अब क्या होता है अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने बात किया था, जब हमने रिवर में बात किया था कि रिवर में जब वाटर सीवेज जाता है तो कैसे कैसे जोन्स फॉर्म होते हैं। वैसे अगर मैं जोन्स बात करूं लेक्स की, तो दिस इज माय लेक समहाउ, ठीक है। तो यहां पर मेरा एक जोन होता है, उसको मैं बोलती हूँ यूफोटिक जोन। यूफोटिक, इस जोन की खासियत ये है कि इस जोन में डायरेक्ट सनलाइट आती है। इस जोन में आपकी डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है। आपकी डायरेक्ट सनलाइट किस जोन में आती है? यूफोटिक जोन में आती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यूफोटिक जोन में तो आपकी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। इसी जोन में किनारे साइड जहां पर एल्गाई वगैरह ग्रो करते हैं उसको आप बोलते हो, जैसे यहाँ पर अगर एल्गाई ग्रो कर रहे हैं, आप देख रहे हो छोटे छोटे एल्गाई प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो जोन होता है इसको आप बोलते हो लिटोरल जोन। क्या बोलते हैं हम? लिटोरल जोन। फाइन। इसके बाद वो पोर्शन जहां पर कोई सनलाइट नहीं आती है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो नीचे सेटल हो जाते हैं, बॉटम में उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है। दिस जोन इज नोन एज बेंथिक जोन। फाइन। तो आपको समझ में आ गया कि जब आप बात करते हो लेक्स की तो उसमें क्या होता है, एक 3 जोन्स होते हैं बेसिकली। एक तो आपका यूफोटिक जोन होता है, एक लिटोरल जोन होता है, एक बेंथिक जोन होता है। यूफोटिक जोन जो होता है वो एक्सपोज होता है डायरेक्ट सनलाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो लिटोरल जोन, तो लिटोरल जोन्स में एल्गाई ग्रो करते हैं, बट दिस जोन एक्सटेंड अप टू ओनली यूफोटिक जोन। ये बेंथिक जोन्स की तरफ नहीं जाते। लिटोरल जोन जो मैं बोल रही हूँ जहाँ पे एल्गाई ग्रो कर रहे हैं, ये सिर्फ यूफोटिक जोन के सराउंडिंग में ही किनारे पे ग्रो करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि लिटोरल जोन जो है वो बेंथिक जोन के अंदर भी आता है, नहीं, बेंथिक जोन के अंदर लिटोरल जोन नहीं आता है, वो सिर्फ ग्रो करता है इन द पेरिफेरी ऑफ यूफोटिक जोन। इसके बाद अगर मैं बेंथिक जोन की बात करूँ तो बेंथिक जोन में क्या होता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं, डिके हो जाता है, बॉटम में सेडिमेंट हो जाते हैं। कौन से जोन में? बेंथिक जोन में। तो जो मैंने बोला अब उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यूफोटिक जोन के बारे में। यूफोटिक जोन, द अपर जोन, हम लोग बात करते हैं, या द अपर लेयर, अपर जोन ऑफ द लेक, जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट करती है, वेयर सनलाइट कैन पेनिट्रेट। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? यूफोटिक जोन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिटोरल जोन की, तो लिटोरल जोन कौन सा है? इट इज सिचुएटेड नियर द यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन में ही एक्चुअली सिचुएटेड है। इट इज द जोन वेयर प्लांट्स ग्रो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गाई जो होती है are also grown in this zone, but इसका एक लिमिटेशन बोल सकते हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक, this zone cannot extend beyond euphotic zone. This zone cannot extend beyond euphotic zone, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली लिटोरल जोन की। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बेंथिक जोन के बारे में।
बेंथिक जोन का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस जोन में सनलाइट जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ थर्ड हमारा बेंथिक जोन। The bottom sediments in the lake at this zone, ठीक है। The living organisms settles in this zone and are decomposed, और वो decomposed हो जाते हैं, ठीक है। द बॉटम सेडिमेंट्स इन द लेक, इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो बॉटम के जो भी सेडिमेंट्स है वो लेक में सेडिमेंट हो जाते हैं। इसके साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी जोन में सेडिमेंट हो जाते हैं और उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फाइन, तो ये मैंने बात कर ली यूफोटिक जोन की, लिटोरल जोन की, और बात कर ली बेंथिक जोन की। अब अगर मैं एक टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, जो मेरा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक। जब आप बात करते हो लेक की प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी जब आप लेक की बात करते हो तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी लेक की तब होती है व्हेन इट सपोर्ट्स एल्गल ग्रोथ, मतलब अगर एल्गाई की ग्रोथ हो रहा है मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी कम है मतलब एल्गल जो भी एल्गाई का ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस पर्पस में बात करते हो प्रोडक्टिविटी की, तो एक तो होता है आपका ओलिगोट्रॉपिक लेक, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका मेसोट्रॉपिक, तीसरा होता है यूट्रोट्रॉपिक। ये सब लेक्स की टाइप है। एंड द लास्ट वन इज सेनेसेंट लेक। ये सब लेक्स है, ठीक है। पहले आप इनके बारे में समझ लीजिए, ओलिगोट्रॉपिक के बारे में, मेसोट्रॉपिक के बारे में, यूट्रोट्रॉपिक के बारे में और सेनेसेंट लेक के बारे में। अब मैं अगर बात करती हूँ ओलिगोट्रॉपिक लेक के बारे में, तो ओलिगोट्रॉपिक में क्या होता है? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है। यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। अब प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी कम मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर सप्लाई नहीं की गए, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कब होगी? जब आप न्यूट्रिएंट्स एक्सेस अमाउंट में सप्लाई कर दोगे। पर अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं है मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। किसके केस में? ओलिगोट्रॉपिक के केस में। इस केस में क्या होता है, जो आपका यूफोटिक जोन है, ये जो यहाँ पे यूफोटिक जोन है ये एक्सटेंड करता है हाइपोलिम्नियम के में, ठीक है। ये एक्सटेंड करता है हाइपोलिम्नियम ने, जहाँ पर ये एरोबिक नेचर का होता है, ठीक है। जब यूफोटिक जोन एक्सटेंड करता है हाइपोलिम्नियम में, इन दिस टाइम द हाइपोलिम्नियम इज एरोबिक इन नेचर। फाइन, ये कब होता है? ओलिगोट्रॉपिक के केस में। फिर अगर मैं बात करती हूँ मीजोट्रॉपिक के केस में, तो इसमें मीडियम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। ना ज़्यादा ना कम, आपको मीडियम लेवल की प्रोडक्टिविटी मिलती है। किसके केस में? मीजोट्रॉपिक के केस में। फिर अब जब बात करते हैं यूट्रोट्रॉपिक के केस में, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको लार्ज अमाउंट में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। किस केस में? यूट्रोट्रॉपिक के केस में। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका यूफोटिक जोन है, यहाँ पर ये हाइपोलिम्नियम से एपिलिम्नियम की तरफ जा रहा रहता है, ठीक है। एंड हाइपोलिम्नियम जो होता है, जो एपिलिम्नियम होता है वो तो मैंने पहले बोला था, वो तो एरोबिक नेचर का ही होता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई रहती है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सेनेसेंट लेक की, तो ये कोई बहुत पुराना मार्शी लैंड होता है, ठीक है। अब जो ओल्ड मार्शी लैंड है, फाइन, तो उसमें अब मीडियम, वो तो ऑलरेडी उसमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, वो मार्शी नेचर का बन चुका है। फाइन, तो अगर मैंने बोला ओलिगोट्रॉपिक लेक, अगर आपको सिर्फ ऐसे ही पूछा जाए लो प्रोडक्टिविटी, मीडियम प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए ओलिगोट्रॉपिक लेक्स जो होता है वो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, मीजोट्रॉपिक में मीडियम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है, यूट्रोट्रॉपिक में हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है। बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है, बस ये है कि ओलिगोट्रॉपिक में यूफोटिक जोन हाइपोलिम्नियम तक चला जाता है, ठीक है, बट हाइपोलिम्नियम एरोबिक नेचर का रहता है। फाइन, इसके बाद अगर आप बात करते हो
मीजोट्रॉपिक के केस में तो उसमें भी ये हाइपोलिमियम के में ही रहता है, बट वहाँ पर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता रहता है। किस केस में? मीजोट्रॉपिक के केस में। और आपको मैंने लास्ट थर्ड वाला बताया था यूट्रोट्रॉपिक में, तो आपको पता ही है कि जो आपका यूफोटिक जोन है वो एपिलिमियम की तरफ जाता है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओलिगोट्रॉपिक के बारे में बोलूँ तो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स आई हैव लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू सीवियरली लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट एल्गल ग्रोथ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होगी उतनी ज्यादा एल्गाइल का ग्रोथ होगा, उतनी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी। यूफोटिक जोन एक्सटेंड्स टू हाइपोलिमियम विच इन दिस केस बिकम्स एरोबिक। इसके बाद मीजोट्रॉपिक, इट हैज मीडियम एल्गल ग्रोथ दैट इज मीडियम प्रोडक्टिविटी, हाइपोलिमियम रिमेन्स एरोबिक दो सब्सटैंशियल डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर्स। फिर इसके बाद मैं बात करती हूँ यूट्रोट्रॉपिक, इट हैज फेयरली हाई प्रोडक्टिविटी मतलब हाई एल्गल ग्रोथ। यूफोटिक जोन विद पार्शियली एक्सटेंड करता है एपिलिमियम के केस में, और हाइपोलिमियम क्या हो जाएगा? एनारोबिक हो जाएगा। ये याद रखना है कि ओलिगोट्रॉपिक के केस में और मीजोट्रॉपिक के केस में हाइपोलिमियम जो था वो एरोबिक नेचर का था, बट यूट्रोट्रॉपिक के केस में जो हाइपोलिमियम हो जाएगा वो एनारोबिक हो जाएगा। और सेनेसेंट की बात करें तो सेनेसेंट लेक एक ओल्ड लेक हो गया है जो ऑलमोस्ट मार्शी हो गए, विच हैज ऑलमोस्ट बिकम मार्शी। फाइन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स। तो अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? हमने लेक स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ लिया, बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स पढ़ लिए, बीट यूफोटिक जोन, लिटोरल जोन, बेंथिक जोन, जितने टाइप के जोन्स थे हमने सब पढ़ लिए। ठीक है, अगर द बॉटम सेडिमेंट्स इन द लेक विच कंटेन्स बैक्टीरिया, उनको सेडिमेंट करता है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये चीज मिस हो गई थी इसमें। फाइन, तो अब हमने क्या किया? हमने पूरा सीवेज डिस्पोजल का जो भी पार्ट था, बीट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स, हालांकि बहुत लोग इस लेक्स वाले पार्ट में सिर्फ आपको यूफोटिक जोन, बेंथिक जोन ही पढ़ा देते हैं, बट फिर भी सेफ साइड हमने ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक के बारे में पढ़ लिया, थर्मोक्लाइन के बारे में पढ़ लिया जिसको मीजोफिलियन भी बोलते हैं, हाइपोलिमियम पढ़ लिया, एपिलिमियम पढ़ लिया। तो हमने पूरा जो ब्रॉड टॉपिक्स है वो कवर अप कर लिया। फाइन, सो आई होप यहाँ पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जस्ट वॉट यू हैव टू डू इज टू रिवाइज इट। ठीक है, ओलिगोट्रॉपिक, ये देखिए मैं बता दूं पहले चीज, हम लोग कोई भी चीज बियॉन्ड द सिलेबस नहीं पढ़ रहे, कोई चीजें पूछी नहीं गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी नहीं पूछी जाएगी। आई एक्सेप्ट कि ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक, यूट्रोट्रॉपिक के बारे में नहीं पूछा गया, बट अगर 1 मार्क्स से मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा तो आप बोलोगे कि हमें पढ़ाया नहीं गया था। दैट्स वाई सेफ साइड आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं रटना। अब सिर्फ यही याद रख लीजिए, ओलिगोट्रॉपिक में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी की बात करने मतलब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर आप बोल रहे हो उतना ज्यादा क्या होता है? एल्गल ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये जब चीजें हैं जिसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी चीज को आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, मगअप करने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो आई होप ये पूरा आपका टॉपिक जो है सीवेज डिस्पोजल का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि जितने फॉर्मूलेज हमने यूज किए स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशंस वगैरह में उसको कैसे सॉल्व करते हैं।